नमस्कार। आज हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट से लेकर सरकारी नियम, माइक्रो फाइनेंस के आंकड़े, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, काफी कुछ है। हाँ, तकनीक, अर्थव्यवस्था, नीति, समाज, पर्यावरण, मतलब कई सारे पहलू हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन सब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश यही है कि समझें कि भाई हमारे आसपास की दुनिया इतनी तेजी से कैसे और क्यों बदल रही है। सही कहा। इन अलग अलग हिस्सों को जोड़कर देखना जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। हर तरफ चर्चा है इसकी, और नीति आयोग ने भी अर्थव्यवस्था और रोजगार पर इसके असर को लेकर एक रोड मैप निकाला है। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि नीति आयोग सिर्फ ये नहीं देख रहा कि कितनी नौकरियां जाएंगी या आएंगी। अच्छा। वो कार्य, कामगार, कार्यबल, मतलब वर्कर, वर्कफोर्स, इस नजरिए से देख रहा है। कार्य, कामगार, कार्यबल, ये थोड़ा समझाइए। मतलब एआई कैसे पहला हमारे काम करने का तरीका बदलेगा, दूसरा काम करने वाले यानी वर्कर की भूमिका कैसे बदलेगी, और तीसरा कुल मिलाकर पूरा वर्कफोर्स का ढांचा कैसे बदलेगा। हाँ, ये तो सोचने का एक अलग तरीका है। मतलब सिर्फ जॉब लॉस या गेन नहीं। बिल्कुल, ये ज्यादा गहरी समझ देता है। तो इस रिपोर्ट में आंकड़ों को लेकर क्या कहा गया है? कुछ उम्मीदें, कुछ चिंताएं? देखिए, एक तरफ तो रिपोर्ट कहती है कि अगले 5 सालों में एआई से जुड़ी कोई 4 मिलियन नई नौकरियां बन सकती हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। 4 मिलियन, हाँ, ये तो बड़ी संख्या है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी चेतावनी भी है। रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत की 60% से ज्यादा जो फॉर्मल नौकरियां हैं वो ऑटोमेशन के प्रति संवेदनशील हैं। 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब बड़े पैमाने पर जॉब मार्केट में उथल-पुथल मच सकती है। ऐसा नहीं कि काम खत्म हो जाएंगे, पर उनका रूप जरूर बदल जाएगा। और जाहिर है इस बदलाव के लिए तैयार होने में चुनौतियां भी होंगी फिर। बिल्कुल, 2 बड़ी चुनौतियां तो साफ दिख रही हैं रिपोर्ट में। पहला, स्किल गैप, मतलब हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो अक्सर एआई के जो खास और रिसर्च वाले कोर्स हैं उनके लिए तैयार नहीं होते। और दूसरा, एआई टैलेंट की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर। जितनी मांग है, सप्लाई उसकी सिर्फ आधी है। मतलब हमारे पास हुनरमंद लोग ही कम है इस नई दौड़ के लिए। तो फिर नीति आयोग क्या सुझाव दे रहा है इस गैप को भरने के लिए? सिर्फ नए कोर्स शुरू करना काफी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुझाव काफी ठोस है और दूर तक सोचने वाले हैं। एक समर्पित एआई प्रतिभा मिशन बनाने की बात है। अच्छा, एक मिशन मोड में। हाँ, फिर एआई को स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर लेवल पर पढ़ाई में शामिल करना, और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए भी राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम और फ्लेक्सिबल मास्टर्स या डॉक्टरेट प्रोग्राम जरूरी हैं। और रिसर्चर्स के लिए? अच्छे रिसर्चर्स को रोकने के लिए बढ़िया ग्रांट और वेतन देने की बात है। स्वायत्त एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COEs बनाना, और एआई टैलेंट के लिए एक खास वीजा शुरू करना भी इसमें शामिल है। एक इंडिया ओपन सोर्स एआई कम्युनिटी का भी जिक्र था शायद, उसका क्या मतलब है? हाँ, उसका मकसद है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां अच्छी क्वालिटी के डेटा सेट, एआई मॉडल और पारदर्शी बेंचमार्क उपलब्ध हों, ताकि रिसर्च आसान हो। बिल्कुल, इससे भारत में एआई रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और हम बाहरी टेक्नोलॉजी पर कम निर्भर रहेंगे। नीति आयोग का संदेश साफ है, एआई सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, ये हमारे सोचने और काम करने के तरीके में बुनियादी बदलाव चाहता है। इसलिए पूरे इकोसिस्टम को एआई केंद्रित बनाना होगा। ये तो हुई एआई की बात। अब थोड़ा हाईटेक से हटकर जमीनी स्तर की अर्थव्यवस्था पर आते हैं। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। साधन की एक रिपोर्ट आई है, कहती है कि लोन चुकाने में देरी, डिफॉल्ट कम हुआ है। ये तो अच्छी खबर लग रही है। हाँ, ऊपर से देखें तो लोन चुकाने में देरी, जिसे लोन डिलिंक्वेंसीज कहते हैं, वो वित्त वर्ष 24-25 में कम हुई है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास सा दिखता है। विरोधाभास कैसा? एक तरफ डिफॉल्ट कम हो रहा है, पर रिपोर्ट ये भी कहती है कि रीपेमेंट सिस्टम पर दबाव बढ़ा है, और जो जोखिम वाले पोर्टफोलियो हैं, पोर्टफोलियो एट रिस्क या PAR, वो लोन जिनके डूबने का खतरा है, वो पिछले साल से बिगड़े हैं। अरे, तस्वीर उतनी सीधी नहीं है जितनी लग रही है। ये PAR बिगड़ने का क्या मतलब हुआ, खासकर कुछ राज्यों के लिए? PAR बिगड़ने का मतलब है कि भले ही कुल देरी कम हुई हो, लेकिन ज्यादा लोन अब जोखिम के दायरे में आ गए हैं। बिहार जैसे राज्यों में हालत सबसे गंभीर है। वहां बकाया लोन की रकम और डिफॉल्ट रेट दोनों सबसे ज्यादा हैं। अच्छा, इसके पीछे वजह कई हैं,
जैसे ग्रामीण आर्थिक संकट, मौसम की मार और हाँ, वित्तीय साक्षरता की कमी भी एक कारण बताया जा रहा है। और क्या मुश्किलें झेल रहा है ये सेक्टर? आपने कहा था कि सिस्टम पर दबाव बढ़ा है। दबाव कई तरह का है। एक तो ग्राहकों और कर्मचारियों को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। दूसरा, फंड जुटाने की लागत, जिसे कॉस्ट ऑफ फंड्स कहते हैं, वो बढ़कर 11.33% हो गई है। यानी उनको पैसा जुटाना महंगा पड़ रहा है। हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो इन संस्थानों को आगे लोन देने के लिए जो पैसा खुद जुटाना पड़ता है वो महंगा हो गया है। खासकर जो छोटे माइक्रो फाइनेंस संस्थान हैं, यानी MFIs, उन्हें ज्यादा लागत झेलनी पड़ रही है। और इसको असर मुनाफे पर? बिल्कुल, इससे उनकी लाभप्रदता यानी मुनाफे पर असर पड़ रहा है। इक्विटी पर रिटर्न या ROE, जो ये बताता है कि शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना कमाया, वो 1% से भी कम रिपोर्ट करने वाले संस्थानों की संख्या बढ़ गई है। तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। एक तरफ तो ये सेक्टर वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण में इतनी अहम भूमिका निभा रहा है। हाँ, आपने बताया था 71% ग्रामीण है, 88% SHG महिलाएं चलाती हैं। हाँ, भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ खुद सेक्टर पर इतना दबाव है, तो इससे उबरने के लिए क्या रास्ते सुझाए गए हैं? रिपोर्ट इशारा करती है कि सिर्फ ऊपर की सुधार काफी नहीं होंगे। सेक्टर को ज्यादा टिकाऊ, सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल और बेहतर रिस्क मैनेजमेंट की सख्त जरूरत है। जैसे ग्राहकों के लोन चुकाने की क्षमता का बेहतर आकलन करना, डिजिटल तकनीक को अपनाना, जिम्मेदारी से लोन बांटना और वसूली की प्रक्रिया सुधारना, ये सब जरूरी है। और सरकारी योजनाएं? हाँ, सरकार की योजनाएं जैसे SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और नाबार्ड से मिलने वाली मदद, ये सब भी महत्वपूर्ण है। लेकिन असली चुनौती इन संस्थानों को खुद को मजबूत बनाने की है। ठीक है, तो जहां माइक्रो फाइनेंस जमीनी स्तर की आर्थिक चुनौतियों से जुड़ा है, वहीं एक और बड़ी चुनौती है भारतीयों के लिए विदेशों में अवसरों और उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई। सरकार इस पर एक नया कानून ला रही है ना? जी हाँ, विदेश मंत्रालय ने प्रवासी गतिशीलता, सुविधा और कल्याण विधेयक 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है। ये अगर कानून बनता है तो 1983 के पुराने इमिग्रेशन एक्ट की जगह लेगा। तो जरूरत क्यों पड़ी इसकी? पुराना कानून काफी नहीं था? देखिए, दुनिया बदल गई है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, काम के नए मौके विदेशों में बन रहे हैं, लेकिन साथ ही भारतीय नागरिकों के विदेशों में फंसने या उनका शोषण होने का खतरा भी बढ़ा है। ये नया बिल इन्हीं नई हकीकतों को ध्यान में रखकर माइग्रेशन प्रक्रिया को सुरक्षित, कानूनी और ज्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश है। तो इस नए बिल में पुराने वाले के मुकाबले क्या खास बदलाव हैं? इसमें कई अहम चीजें हैं। एक, प्रवासी गतिशीलता और कल्याण परिषद बनाने का प्रस्ताव है। इसके अध्यक्ष विदेश मंत्रालय के सचिव होंगे। ये काउंसिल नीतियां बनाएगी और निगरानी रखेगी। अच्छा। फिर प्रवासियों को सही जानकारी, मदद और ट्रेनिंग देने के लिए गतिशीलता संसाधन केंद्र यानी मोबिलिटी रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे। ये कहाँ बनेंगे? ये देश भर में बनेंगे जहां से लोग विदेश जाते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस भी बनेगा जिससे पॉलिसी बनाने में आसानी होगी। और जो गैर कानूनी माइग्रेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उस पर खास जोर होगा। और जो एजेंसियां भेजती हैं उनके लिए? हाँ, प्लेसमेंट एजेंसियों को मान्यता लेनी होगी और अगर वो गड़बड़ी करती हैं तो हर उल्लंघन पर कम से कम 5 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगेगा। 5 लाख? ये तो काफी सख्त है। हाँ, मकसद यही है कि एजेंट्स जिम्मेदार बने। ये तो प्रवासियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम लगते हैं। अच्छा, अब जरा पर्यावरण और नीति के मेल की बात करते हैं। सरकार ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लेकर कुछ नए नियम जारी किए हैं। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI लक्ष्य नियम अधिसूचित किए हैं। GEI लक्ष्य, ये क्या चीज है? GI का मतलब है कि आप किसी उत्पाद की 1 यूनिट बनाने में कितनी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए 1 टन सीमेंट बनाने में कितनी CO2 निकली या 1 टन एल्यूमिनियम बनाने में। अच्छा, प्रति यूनिट उत्सर्जन। बिल्कुल। फिलहाल ये नियम 2025 के लिए 4 सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाले सेक्टर पर लागू होंगे: एल्यूमिनियम, सीमेंट, पल्प और पेपर और क्लोरएल्कली। और ये नियम काम कैसे करेंगे? मतलब कोई सजा या इनाम का सिस्टम है? हाँ, ये नियम असल में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTCS 2023 के तहत लाए गए हैं और इन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
यानी CPCB लागू करेगा। ओके। मकसद है इन सेक्टर में प्रति यूनिट उत्पादन पर उत्सर्जन कम करना। अब जो कंपनियां अपने लक्ष्य से कम उत्सर्जन करेंगी उन्हें मिलेंगे कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट। अच्छा, उन्हें इनाम मिलेगा। हाँ, जिन्हें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BBE जारी करेगा। इन क्रेडिट्स को वो घरेलू कार्बन बाजार में बेच सकती हैं। और जो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे? जो कंपनियां लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगी उन्हें या तो दूसरों से ये सर्टिफिकेट खरीदने होंगे या फिर पर्यावरण मुआवजा देना होगा। और ये मुआवजा उस साल के औसत कार्बन क्रेडिट मूल्य का 2 गुना होगा। ओह, तो ये एक तरह का बाजार आधारित सिस्टम हुआ, मतलब प्रदूषण कम करो तो फायदा, नहीं तो नुकसान। बिल्कुल, आप इसे पल्यूटर पेज प्रिंसिपल का एक रूप कह सकते हैं। तो इसका महत्व क्या है भारत के लिए? इसका बड़ा महत्व है। एक तो इससे देश में एक घरेलू कार्बन बाजार विकसित होगा। दूसरा, पारदर्शिता बढ़ेगी क्योंकि सब कुछ भारतीय कार्बन बाजार पोर्टल पर रजिस्टर होगा। और जो मुआवजा मिलेगा उससे पर्यावरण संरक्षण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिलेगी। और सबसे अहम बात, ये कदम पेरिस समझौते के तहत भारत के जो जलवायु लक्ष्य हैं, मतलब हमारे NDCs, उनको पूरा करने में मदद करेगा। ये दिखाता है कि भारत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को लेकर कितना गंभीर है। पर्यावरण से ही जुड़ी एक और खबर है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन NGHM के बारे में। कुछ बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जा रहा है। बिल्कुल, 3 बड़े बंदरगाहों को चुना गया है। गुजरात में दीनदयाल पोर्ट, तमिलनाडु में VO चिदम्बरनार पोर्ट और ओडिशा में पारादीप पोर्ट। इन्हें ग्रीन हाइड्रोजन हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। ये NGHM मिशन कब शुरू हुआ था? ये जनवरी 2023 में शुरू हुआ था। इसका लक्ष्य है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब वो जो रिन्यूएबल एनर्जी से पानी तोड़कर बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल वही। तो भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उससे बनने वाले उत्पादों के उत्पादन, इस्तेमाल और निर्यात का ग्लोबल हब बनाना है। लक्ष्य है 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना। तो इन बंदरगाहों को हब बनाने से क्या हासिल होगा? ये बंदरगाह ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उसके भंडारण और निर्यात के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। इससे इन जगहों पर इंडस्ट्रीज आएंगी, ग्रीन एनर्जी में निवेश बढ़ेगा और साफ ईंधन टेक्नोलॉजी में नए इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों दोनों के लिए अहम है। ठीक है, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चलते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए थे। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत के रुख को देखते हुए ये मुलाकात तो काफी अहम लगती है। हाँ, ये मुलाकात वाकई अहम थी और इसके कुछ ठोस नतीजे भी निकले हैं। भारत ने काबुल में अपना जो तकनीकी मिशन चल रहा था उसे अपग्रेड करके पूर्ण दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की है। ओह, ये तो बड़ा कदम है। हाँ, और साथ ही तालिबान को दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में अपना राजनयिक नियुक्त करने की इजाजत भी दी है। याद दिला दूं कि अगस्त 2021 में जब तालिबान आया था, भारत ने दूतावास बंद कर दिया था। फिर जून 2022 में एक तकनीकी टीम भेजी थी। जी, तो अब वो तकनीकी टीम एक तरह से पूर्ण दूतावास बन जाएगी। तो क्या ऐसे तालिबान सरकार को मान्यता देने की तरफ एक कदम माना जाए? सीधे तौर पे मान्यता नहीं कह सकते, लेकिन ये निश्चित रूप से तालिबान के साथ एक व्यावहारिक संबंध, मतलब एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा चिंताओं को साधने की कोशिश कर रहा है। बातचीत में और क्या हुआ? बातचीत में आतंकवाद से मिलकर लड़ने पर सहमति बनी। अफगान विदेश मंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। भारत अफगान एयर फ्रेट कॉरिडोर भी शुरू हुआ और अफगानिस्तान ने भारतीय कंपनियों को अपने माइनिंग सेक्टर में निवेश का न्योता भी दिया है। भारत के इस बदलते रुख के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान और चीन का एंगल भी है इसमें? कारण कई हैं। पहला तो जाहिर है सुरक्षा। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले आतंकवादी समूहों पर लगाम लगे। दूसरा, क्षेत्रीय संतुलन। पाकिस्तान और चीन का जो बढ़ता प्रभाव है उसे काउंटर करना। तीसरा, बदलती भू राजनीति। हाल के दिनों में पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में कुछ खटास आई है। भारत शायद इसका फायदा उठाना चाहता हो। इसे आप व्यवहारिक राजनीति या रियल पॉलिटिक कह सकते हैं। और मानवीय पहलू? हाँ, वो भी है। भारत मानवीय सहायता और विकास कार्यों के जरिए अफगानिस्तान में अपनी एक सॉफ्ट पावर बनाए रखना चाहता है, लोगों के बीच सद्भाव बनाना चाहता है। लेकिन तालिबान का जो मानवाधिकार रिकॉर्ड है,
खासकर महिलाओं को लेकर, और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कमी। ये चुनौतियां तो अभी भी हैं। बिल्कुल, ये चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। तालिबान का शासन बहुत ही निरंकुश है और महिलाओं के अधिकारों का गंभीर हनन हो रहा है। उन्हें अभी तक किसी भी बड़े देश से औपचारिक राजनयिक मान्यता नहीं मिली है। भारत को इन सब मुश्किलों के बीच एक संतुलन बनाकर चलना होगा। खबर है नोबेल शांति पुरस्कार की। जी है, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को देने की घोषणा हुई है। उन्हें किस लिए मिला है ये सम्मान? उन्हें ये सम्मान वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की तरफ एक शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए उनके लगातार संघर्ष के लिए दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार का तो एक लंबा इतिहास रहा है। अक्सर ये लोकतंत्र, मानवाधिकार और शांति स्थापना के कामों को सम्मानित करता है। भारत से भी मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी को ये मिल चुका है। जी बिल्कुल। अब वापस भारत आते हैं और एक खास समुदाय की बात करते हैं, सिद्धि आदिवासी समुदाय। इनकी साक्षरता दर को लेकर एक अच्छी खबर आई है। हाँ, ये वाकई एक बहुत अच्छी और प्रेरणादायक खबर है। सिद्धि समुदाय, जो भारत में एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी माना जाता है, उसने हाल ही में 72% से ज्यादा की साक्षरता दर हासिल की है। 72%? ये तो बहुत बढ़िया है, खासकर एक पीवीटीजी के लिए। उनके इतिहास और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए इन्हें हबशी या बादशाह भी कहा जाता है। इनके बारे में थोड़ा और बताइए, ये कौन है और भारत कैसे पहुंचे थे? माना जाता है कि ये पूर्वी अफ्रीका से आए अफ्रीकी मूल के लोग हैं। ये मुख्य रूप से गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर रहते हैं। अच्छा, पश्चिमी तट पर। हाँ, पारंपरिक रूप से ये शिकारी संग्राहक थे, पर अब ज्यादातर खेती या दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। कहा जाता है कि वे पहली बार 7वीं सदी में अरब व्यापारियों के साथ आए थे और बाद में 16वीं सदी में पुर्तगालियों और अंग्रेजों के साथ ज्यादातर गुलामों के रूप में भारत लाए गए थे। आज उन्हें भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। उनकी ये उपलब्धि दिखाती है कि अगर सही मौके मिले तो सबसे वंचित समुदाय भी तरक्की कर सकते हैं। इतिहास की बात चली है तो हाल ही में बामियान बुद्ध भी चर्चा में थे, हालांकि वो तो नष्ट कर दिए गए थे। हाँ, ये एक दुखद याद दिलाता है। बामियान, जो मध्य अफगानिस्तान में है, वहाँ बुद्ध की 2 विशाल प्रतिमाएं थीं, 115 फीट और दूसरी 174 फीट ऊंची। बहुत बड़ी। हाँ, बहुत विशाल। ये 6ठी शताब्दी में बलुआ पत्थर के चट्टानों को काटकर बनाई गई थी और गांधार कला का एक अद्भुत नमूना थी। ये मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रतीक थी। और 2001 में तालिबान ने? हाँ, 2001 में तालिबान ने इन्हें नष्ट कर दिया था, जिसे पूरी दुनिया ने सांस्कृतिक विरासत पर एक बर्बर हमला माना था। हालांकि यूनेस्को ने 2003 में बामियान घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। चलिए अब फिर से पर्यावरण और विकास से जुड़ी खबरों पर लौटते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। जी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की जो शीर्ष समिति है, उसने सावलकोट जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। ये 1856 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना है। 1856 मेगावाट, काफी बड़ी है। ये किस नदी पर है? ये चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर के रामबन और उधमपुर जिलों में बनेगी। रन ऑफ द रिवर का मतलब है कि ये बिजली बनाने के लिए नदी के बहते पानी का इस्तेमाल करेगी। इसमें बड़े बांध बनाकर पानी रोकने की जरूरत बहुत कम या नहीं होती। इसका खास महत्व क्यों बताया जा रहा है? क्या सिंधु जल संधि से कोई कनेक्शन है इसका? इसका महत्व इसलिए है क्योंकि सिंधु जल संधि मतलब इंडस वाटर ट्रीटी या IWT, उसके बाद ये पहली बार है जब भारत ने सिंधु नदी प्रणाली, जिसका हिस्सा चिनाब है, पर इतनी बड़ी जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी है। अच्छा। संधि भारत को पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम, चेनाब पर सीमित इस्तेमाल की इजाजत देती है, जिसमें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट शामिल है। तो ये मंजूरी उस लिहाज से अहम है। समझ गया। और अंत में विज्ञान के क्षेत्र से एक दिलचस्प खबर। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने सही मायने में रैंडम नंबर बनाने की नई क्वांटम तकनीक विकसित की है। ये सही मायने में रैंडम का क्या मतलब है? हम जो रैंडम नंबर यूज करते हैं वो सही नहीं होते? ये बहुत जरूरी सवाल है, खासकर आज की डिजिटल दुनिया में। अभी हमारे कंप्यूटर और सिस्टम जो रैंडम नंबर इस्तेमाल करते हैं, जैसे पासवर्ड बनाने में या डेटा एन्क्रिप्ट करने में, वो असल में छद्म यादृच्छिक होते हैं, मतलब सूडो रैंडम। सूडो रैंडम? हाँ, यानी वो एक एल्गोरिदम या फॉर्मूला से बनाए जाते हैं।
देखने में तो वो रैंडम लगते हैं, पर अगर किसी के पास बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर हो, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर, तो वो शायद उनका पैटर्न पकड़कर अंदाजा लगा सकता है। ओह, तो फिर ये वास्तविक रैंडम नंबर कैसे अलग हैं? वास्तविक यादृच्छिकता या ट्रू रैंडमनेस वो प्रकृति की उन प्रक्रियाओं में मिलती है जो सचमुच अप्रत्याशित होती हैं, जैसे किसी रेडियो एक्टिव एटम का कब क्षय होगा या मौसम का मिजाज। अच्छा, जिनका कोई तय फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल, ये किसी तयशुदा फॉर्मूले से नहीं चलती। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो नई क्वांटम तकनीक है, वो ऐसी ही प्राकृतिक अनिश्चितता का इस्तेमाल करके ऐसे रैंडम नंबर बनाती है जिनका अंदाजा लगाना असंभव है। तो फिर इनसे फायदा? इनसे बनने वाली इंस्क्रिप्शन की लगभग अभेद्य होंगी, मतलब उन्हें तोड़ना नामुमकिन सा होगा। इससे हमारी डिजिटल सुरक्षा बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती है। यानी साइबर सुरक्षा के लिए ये एक बड़ा कदम हो सकता है। चलिए जाते जाते एक छोटी सी भौगोलिक जानकारी भी ले लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष हाल ही में बारबाडोस गए थे। हाँ, वो 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि दल लेकर बारबाडोस गए थे। बारबाडोस है कहाँ? बारबाडोस करीबियाई सागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है। वेनेजुएला के उत्तर पूर्व में पड़ता है। ये लेसर एंटिल्स द्वीप समूह का हिस्सा है और करिकोम समुदाय व राष्ट्रमंडल का सदस्य है। अच्छा, राजधानी ब्रिजटाउन है शायद। जी हाँ, राजधानी ब्रिजटाउन है। ये कोरल रीफ से घिरा हुआ है और मुख्य रूप से तलछटी और प्रवाल निक्षेपों से बना है। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। एआई के भविष्य से लेकर माइक्रो फाइनेंस की जमीनी हकीकत, प्रवासियों के लिए नए कानून से लेकर जलवायु परिवर्तन पर भारत के कदम। हाँ, और अफगानिस्तान नीति के जटिलताओं से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग की नई संभावनाओं तक कई सारे अहम मुद्दों को हमने टटोला। बिल्कुल, और इन सब अलग-अलग बातों को अगर जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। कैसे तकनीक जैसे एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग हमारी अर्थव्यवस्था, नौकरियों और सुरक्षा को बदल रही है। कैसे शासन मतलब सरकार, प्रवासी कानून या जलवायु नियमों के जरिए इन बदलावों का जवाब देने की कोशिश कर रहा है, और कैसे सामाजिक हकीकतें जैसे वित्तीय समावेशन, जनजातीय विकास या हमारी सांस्कृतिक विरासत इन सब के बीच अपनी जगह बना रही हैं। सही कहा। आज की चर्चा से मेरे मन में एक सवाल जरूर उठता है, वो ये कि क्या हम इन गहरे और तेज बदलावों को सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, या हम इन्हें भारत के लिए वाकई एक नए अवसर में बदलने की क्षमता और कोई ठोस रणनीति रखते हैं? इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। चलिए इसी विचार के साथ आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं।